बार जो तुम लोग टेस्ट दिए हो, क्या थोड़ा भी पढ़े नहीं थे? बोलो, जवाब दो मुझे। क्या मैं एक एक का नाम बताऊं? पढ़ कर दिए थे कि नहीं दिए थे, ये मुझे ईमानदारी पूर्वक बताओ। तुम लोग पढ़ कर तुम लोग टेस्ट दिए थे? जो भी बताना है मुझे यस नो बताओ। अगर तुम नो भी बताते हो तो भी तुम्हें मैं यहाँ से कोई पनिशमेंट नहीं दूंगी, ना ही तुम्हारे नंबर कटेंगे। वैसे भी तुम अच्छे मार्क्स तो लाए नहीं हो। अगर तुम यस बोलोगे तो बिल्कुल झूठ बोलोगे। अपने घर की आवाज बंद करो, मैं म्यूट कर देती हूँ। चलिए, म्यूट हो गए सब लोग। अब तो किसी के घर से किसी भी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आएगी। अगर तुम ये बताते हो मुझे कि तुम लोग पढ़ कर दिए थे, ये तो मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर तुम पढ़ करके प्रश्न के उत्तर लिखते तो तुम इतना खराब नहीं लिखते। याद है जिस दिन तुम लोगों का रिवीजन करवाया गया था, फ्राइडे को, मुझे याद है, उस दिन बता दिया गया था कि जब तुमसे ये मांगा जाए कि 50 से 60 शब्दों में लिखो, अगर उसे तुम 30 से 40 शब्दों में भी उत्तर लिखते हो तो भी तुम्हें नंबर मिलेगा, ये कहा गया था। तुमने रिकॉर्डिंग सुन लो। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा गया था कि तुम आधे लाइन में लिख करके छोड़ दो, एक लाइन में लिख करके छोड़ दो। तुम्हारे अभ्यास में जो तुम्हारा उदाहरण वाला प्रश्न आया था, धोबी ने कपड़े धोए, इसमें ना तो तुम भेद बता सके और ना ही तुम कौन सी क्रिया है, कौन से शब्द हैं वो तुम बता सके। कुछ भी नहीं बता सके। बहुत बच्चे करते क्या हो तुम लोग घर में? सबके पेरेंट्स से मुझे बात करनी है, सबका नंबर मेरे पास है, मैं पूछती हूँ ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्यों लाए हैं बच्चे? पढ़ाई हो रही है, डेली हम लोगों का जा रहा है वीडियो, ना तो तुम क्लास में अटेंड करते हो, ठीक से पढ़ते हो, ना ही तुम वीडियो सुन करके समझते हो, ना तुम कोई वर्क करते हो। तुम लोगों की तो कोई कॉपी ही नहीं आती है करेक्शन के लिए। वो जो 2 न्यू सेक्शन था, वो दोनों बच्चे, दोनों सेक्शन के इतने अच्छे बच्चे थे, बाहर से आए हैं, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। और 7E वाले वो स्टूडेंट्स जो इतना अच्छा करते थे क्लास 7th में, मुझे बहुत खुशी होती थी कि 7E और F के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इतना अच्छा कर लेते हैं, मार्क्स भी बहुत अच्छा लाते हैं, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होता है, वर्क भी इनका बहुत अच्छा होता है। उतनी ही मैं दुखी हो गई तुम लोगों के सेक्शन से इस बार। फर्स्ट एग्जाम में ही जो तुम लोगों का परफॉर्मेंस रहा है, इतना पुअर जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक भी प्रश्न के उत्तर 2 3 4 छोड़कर, मुश्किल से 2 या 3 या अधिक मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स का अच्छा हुआ है कि 10 में 10 आया, नहीं तो किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 5। शर्म आनी चाहिए सब नंबर देखकर। कैमरे के सामने आइए सब, मुझे दिखना चाहिए कि तुम सब हो यहाँ, नहीं तो सबका मैं कंप्लेन करूंगी। सबका जाएगा यहाँ से वीडियो, और ये कहते कि कोई भी क्लास अटेंड नहीं करते हो। सब फोकस कीजिए, मुझे चेहरा दिखना है, देखना है सबका। अनुराग, सुप्रिया, सानिध्य, वंश, कहाँ हो तुम लोग? सब सामने आओ।
सब सामने आइए, और नहीं तो क्लास मत अटेंड करो। 10, 5, 8, 10, 12, 15 स्टूडेंट्स क्लास करते हो, बाकी सब कहाँ हो तुम लोग? सबका कम, जितने बच्चे दिख रहे हैं वो ठीक है, जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं सब लिस्ट है मेरे पास, फिर मैं बताती हूँ कि होता क्या है। सारे के घर कौन जाएगा? हम लोग कंप्लेन कर देंगे कि बच्चे क्लास ही नहीं अटेंड करते, क्लास होगा क्यों? 10-15 बच्चों के लिए नहीं होगा। किस कारण पक्षियों के पंख टूट जाएंगे? इतना अच्छा समझाए थे, इतना अच्छा वीडियो में है, लेकिन एक लाइन का उत्तर लिखे हो तुम लोग। पक्षियों का क्या सपना है वो भी नहीं लिख पाए हो, बस स्वच्छंद होकर उड़ना है, इतना ही बताया गया था। 3-3 नंबर का है, 50 से 60 शब्दों में लिखना है, 3 लाइन नहीं लिख पाए हो कोई। क्यों ऐसा हुआ है? क्यों ऐसा हुआ कि तुम लोग ऐसा आंसर लिखे हो? क्या क्लास में पढ़ाई नहीं हुई थी? बताया नहीं गया था? सारा रिवीजन भी हुआ था? एक भी वर्क करके तुम लोग दिखाते नहीं हो, किसी की कोई कॉपी। बार बार तुम लोग को बोलते हैं कि अपने प्रश्न के उत्तर लिख करके भेजा करो व्हाट्सएप ग्रुप में, चेक होगा। कोई भी भेजे हो? सब इस बार फेल करोगे, देख लेना। ये तो सोचना मत कि लास्ट ईयर की तरह से तुम्हें पास कर दिया जाएगा, सब फेल करोगे। क्लास 8 है। चलो लेसन 2 पे आओ, फिर से एक बार तुम लोग सुनो प्रश्न के उत्तर, ध्यान से सुनो। और अगर आवाज आई एक भी, अनम्यूट होने जा रहे हो, एक भी आवाज करोगे तो फिर तुम लोगों का क्लास ही मैं सस्पेंड कर दूंगी। सब अनम्यूट हो। चलो जल्दी से बताओ तो, गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे? कोई भी बताओ इसका उत्तर। गांव वाले दारा का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिमान था। वह गांव वालों की कठिन और जटिल समस्याओं को बड़ी कुशलता से सुलझा देता था। गांव के सारे झगड़ों का भी वह निपटारा कर देता था। ठीक है, आवाज तुम्हारी बहुत फंसी फंसी है। ये उत्तर लिख लेना कि गांव वाले दारा का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि वह एक गरीब चरवाहा था, परंतु इसके बावजूद वह इतना बुद्धिमान था कि गांव वालों की कठिन से कठिन और जटिल से जटिल समस्याओं का हल पल भर में कर देता था। शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर सुनिए। शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का यह कारण था कि शाह ने सोचा कि दारा तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, और ऐसे बुद्धिमानों का स्थान तो राज दरबार में ही है, ताकि वह कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझा सके। इसलिए उसने अपने दरबार में रखने का निर्णय लिया। ठीक है, कारण क्या? कारण कि वह बहुत बुद्धिमान था और राजा की समस्याओं को हल कर सकता था। दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे? सब इसका स्वाद था, फिर से हो रहा है। दरबारी दारा से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि दारा के राज दरबार में आने के बाद शाह उसी की सलाह लिया करता था। दरबारियों को दरबारी खुद को उपेक्षित महसूस करते थे। उपेक्षित लिखना यहाँ, दरबारी खुद को उपेक्षित महसूस करते थे, इसलिए वे दारा से ईर्ष्या करने लगे। फिर से सुनो कि दरबारी दारा से ईर्ष्या इसलिए करने लगे क्योंकि जब दारा राज दरबार में आया तो वह शाह के निकट ही बैठने लगा और उसका सम्मान अधिक बढ़ गया। शाह हर बात में उसी की सलाह लिया करता था।
इससे दरबारी अपने को उपेक्षित महसूस करने लगे, इसलिए वे उससे ईर्ष्या करने लगे। क्या समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस ना यस बोलो। मैम। यस मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। समझने के बाद भी अगर अभी लिखने दिया जाए, एग्जाम में आए, तो उठ पटांग ही लिखोगे। समझने से क्या फायदा होता है हम लोग को क्लास करने से? बताओ। कॉपी में लिखा हुआ सबका वर्क होना चाहिए, एकदम एक लाइन में सुन लो। जिसका भी लिखा हुआ नहीं होगा, स्कूल तो ये तो सोचो मत कि खुलेगा, नहीं खुलेगा तो जरूर। और मुझे लिख करके प्रश्न के उत्तर कम से कम भेजो। प्रश्न के उत्तर बार बार कहा जा रहा है, और सब चीज नहीं, वो मुझे चेक करना है। शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा? तो इसका बता सकते हो? शाह ने दारा को उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बनाकर इससे भेजा क्योंकि वहां का शासन बिगड़ चुका था। कौन बोल रहे हो? आदित्य बोल रहे हो ना? बहुत आवाज फंस रही है, साफ आवाज नहीं है, भड़बड़ाहट है आपकी आवाज में, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैम क्लियर है? शाह ने दारा को बनाकर इसलिए भेजा क्योंकि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था और वह धाराई जैसे बुद्धिमान और ईमानदार और समझदार अराजकता फैली हुई थी। हाँ, शाह ने दारा को बनाकर भेजा। ईरान के उत्तरी प्रांत में अत्यंत अराजकता फैली हुई थी, सभी बड़े मनमानी कर रहे थे, शासन व्यवस्था चौपट हो गई थी। इसलिए शाह ने सोचा कि यदि दारा जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को वहां भेजा जाए तो वहां की स्थिति सुधर जाएगी। समझ गए? लास्ट वाला देखिए, दारा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों? दारा अपने बक्से में भेड़ के ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट रखता था, और वह जहां भी जाता उस बक्से को अपने साथ लेकर जाता था। क्यों? अब क्यों का उत्तर दोगे? क्योंकि वह सोचता था कि उच्च पद प्राप्त करने के बाद उसे कहीं घमंड ना हो जाए, इसलिए उस बक्से को देखकर वह अपने पुराने दिन को हमेशा याद रखना चाहता था। समझे सब लोग? यस मैम। बार बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और प्रश्न के उत्तर लिखो। तुम अपने शब्द भी जोड़ सकते हो, ये बार बार कहा जाता है। कोई मैथ्स नहीं है कि 2 2 4 ही होगा। तुम शब्द अपने भी डाल सकते हो, लेकिन तुम बार बार सुनो, बार बार समझो, और सही सही उत्तर लिखो, और एग्जाम में भी सही लिखो। अगर तुमसे 50 से 60 शब्द मांग रहा है तो तुम 30 से 40 शब्द भी कैसे नहीं लिखोगे? एक लाइन में लिख देते हो, 5 शब्द में लिख देते हो उत्तर, कहां से 3 नंबर पाओगे? 0 नंबर पाओगे सर। सकर्मक क्रिया इतना पढ़ाया गया है तुम्हारे बुक में, उदाहरण में दिया हुआ है, वे प्रश्न मिला वो भी मैक्सिमम का गलत है। मैं नंबर देख देख करके सबके पेरेंट्स से बात करती हूँ, ये लोग करता क्या है घर में। यहाँ देखिए, कहानी के दिए गए अंश को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। अंश को तो तुम लोग पढ़े होंगे, पिछली बार बताया गया था। 3 प्रश्न क्या बनाओगे बताओ? जल्दी बताओ। किसके पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे? हाँ, किसके पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। गुड। लोग किसके गुणगान गाने लगे? प्रांत में कैसे दारा ने शांति कहाँ फैल गई? लोगों को न्याय दिलाया। हाँ, लोग किसके व्यक्तियों को कैसे न्याय दिलाता था?
लोग किसके गुणगान करने लगे? हाँ, लोग किसके गुणगान करने लगे। बस हो गया 3 प्रश्न। बातचीत के लिए फिर से सुनो। चरवाहे का जीवन कैसा था? तो चरवाहे का के दोनों समय के जीवन को बताया जा रहा है, पहला भी दूसरा भी, यानी 2 तरह के जीवन उसने जिया। तो चरवाहे का जीवन शुरू में तो चरवाहे के रूप में ही बीतता था, परंतु सम्मान उसे तब भी प्राप्त होता था क्योंकि वो लोगों की समस्याओं का हल निकाल देता था। बाद में राजा का मुख्य सलाहकार बनने के बाद तो उसकी स्थिति अत्यंत सुधर गई। राजा ने उसे अपना खास आदमी समझा और उसे पूर्ण सम्मान दिया। लोगों में ईर्ष्या की भावना फैली, तथापि दारा को इससे कोई अंतर नहीं पड़ा और उसके जीवन में अत्यधिक परिवर्तन आ गया। वह जन कल्याण के कार्य करने लगा। पहले भी करता था, बाद में विस्तृत रूप से जन कल्याण के कार्य करने लगा। कहानी में से ऐसे अंश छाट कर बताइए जिनसे दारा के बुद्धिमान होने का पता चलता है। तो बता सकते हो? यस मैम, संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो। दूसरा, दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गया। और तीसरा, वह केवल एक चरवाहा है परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। बहुत अच्छा। आदित्य, अब या तो आवाज आपकी फटते है या तो फोन में या मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक करा लेना। अगर आवाज में प्रॉब्लम है तो थोड़ा गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल करो ताकि तुम्हारी आवाज ठीक हो। ठीक है। दरबारियों ने, अच्छा ये है तीसरा, दौरे पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा क्यों रखता था? ये तो उत्तर सब लोग जानते ही हो कि दौरे पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा इसलिए रखता क्योंकि उस पर पुराने दिनों के में पहनने वाले भेड़ के ऊन से बने कोट को रखता था। ठीक है, कोट रखता था। क्यों? हाँ, बस किस लिए रखता था ये नहीं पूछा गया है, तो क्यों ऐसे रखता था, बस हो गया। दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह से क्या कहा? बताइए कोई। दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह से कहा कि आप उसे ईमानदार समझते पर वह बेईमान है। वह हमेशा अपने साथ एक बक्सा रखता है। वह उस बक्से में उस धन को रखता है जिसे उसने अपने बेईमानी से एकत्रित किया है। वह प्रजा को लूटता है। बहुत बढ़िया उत्तर। हाँ, ये जो है ना बातचीत के लिए है और तुम लोग को पहले भी बताया जाता था और अभी सुन लो कि हम लोग बातचीत के माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर को समझेंगे, लेकिन लिखना की कोई मनाही नहीं है। अगर तुम लिखना चाहते हो तो तुम कॉपी में लिख सकते हो, या इसमें से कोई एक ही लिखना चाहते हो, कोई 2 ही लिखना, जो पाठ में से है वे तो तुम जरूर ही लिख लोगे। और ये जो है इसमें से तुम्हारी मर्जी पर है, लिखो या मत लिखो, लेकिन हम लोग बातचीत करके डिस्कस जरूर करेंगे। वीडियो में रहता है, इसको सुना करना, इच्छा हो तो तुम लिख भी सकते हो। ठीक है। अनुमान और कल्पना। शाह ने दारा के पास दूत को भेजकर किस समस्या को सुलझाने के लिए कहा? अनुमान लगाइए, दारा ने समस्या को कैसे सुलझाया होगा? कोई बता सकते हो जल्दी से? ये तो किसी को पता नहीं कौन सी समस्या होगी, लेकिन इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि शाह ने दारा के पास दूत भेजकर राज्य संबंधी, राजकाज संबंधी कोई विशेष समस्या को सुलझाने के लिए कहा होगा। क्योंकि राजा था तो राजकाज से संबंधित समस्याएं ही होती होंगी, पारिवारिक समस्याओं को हल राजा नहीं करेगा। ठीक है। दारा ने समस्या को कैसे सुलझाया होगा? दारा जैसे अन्य समस्याओं को पल भर में सुलझा देता था, ठीक उसी प्रकार इस समस्या का भी हल पल भर में ही निकाला होगा। ये आपका अनुमान है, ना कि ऐसा हुआ होगा। हम अनुमान के आधार पर कह सकते हैं। यदि दरबारियों के कहे अनुसार दारा के बक्से से बेईमानी से एकत्र किया गया धन निकलता तो क्या होता? यदि दरबारियों के कहे अनुसार दारा के बक्से से बेईमानी से एकत्र किया गया धन निकलता तो दारा की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। दरबारी बड़े खुश होते, दरबारी जो उससे ईर्ष्या करते थे वो बड़े खुश होते और दारा की नाक कट जाती है। ठीक है।
अनुमान और कल्पना कर लेना। वैसे तो तुम लोग क्या करते हो पता नहीं, दिखाते तो एक- अच्छा, पाठ का शीर्षक असल धन क्यों रखा गया? तो इसलिए रखा गया क्योंकि इस पाठ में असल धन पर ही महत्व दिया गया। असल धन अर्थात हमारी असली ये आर्थिक स्थिति, जिस स्थिति में व्यक्ति जन्म लेता है और जीता है, उस स्थिति को हमेशा याद रखा जाए। इस पाठ में यही हमें संदेश मिला है। ठीक है, अब दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई बताइए। दारा ईरान। दारा ईरान, गुड। लिख लो सब, पेंसिल से सब इसमें भरो फटाफट। जातिवाचक संज्ञा, चरवाहा राजा। चरवाहा राजा। बहुत अच्छा, पेंसिल से भरते जाओ सबके सब। भाववाचक संज्ञा, अराजकता। बुद्धिमान दुख। अराजकता। बुद्धिमान दुख। बेईमान और बुद्धिमान। बेईमान, बुद्धिमान, हाँ। दुख, प्रसन्नता। बुद्धिमान नहीं होगा। हाँ, बुद्धिमानी, बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमानी। और प्रसन्नता, ऐसे शब्द। अराजकता, भ्रष्टाचार। हाँ हाँ, यहाँ देखिए मुहावरों का प्रयोग जो कि पढ़ाई के दौरान करवाया गया था, इसको कर लेना। कान भरना से कोई बताइए। दरबारियों ने दारा के खिलाफ राजा के कान भर दिए थे। भर दिए। हाँ, दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह के कान भर दिए। दंग रह जाना, दारा की ईमानदारी को देखकर राजा दंग रह गया। शेर देखकर दंग रह गया। दारा की ईमानदारी देखकर सारे दरबारी दंग रह गए। छोटा सा वाक्य, अच्छा वाक्य। दारा की ईमानदारी क्या? बक्से से एक पुराना कोट निकलना। इसको हम लोग जो है लाक्षणिक अर्थ का मतलब होता है, इसमें दिया। देखिए लाक्षणिक का मतलब मैं आपको बताती हूँ। मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। इसका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। अब लाक्षणिक अर्थ की उसका कान भरना, तो कान भरना का मतलब ये नहीं कि कान में कुछ भर देना, बल्कि चुगली करना, ये लाक्षणिक अर्थ हुआ। ठीक है, दंग रह जाना, दंग रह जाना, तो क्या दंग रह जाना? कुछ नहीं समझ पाओगे, शाब्दिक अर्थ में नहीं समझोगे, लाक्षणिक अर्थ में दंग रह जाना, चकित रह जाना। आंखों में चमक आना, आंखों में चमक आना से बताइए। आसान प्रश्न पत्र देखकर विद्यार्थियों के आंखों में चमक आ गई। बहुत अच्छा, चमक आ गई और इसके सभी फेल ही कर गए, है ना? आप बहुत अच्छा बनाए हैं, लेकिन चमक आ गई। इस चमक को और भी बरकरार रखना है, अच्छे नंबर पाकर। चमक चमक बनी रहे। आप देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन नंबर पाकर दुखी। और टीचर्स तो सबसे ज्यादा दुखी, क्योंकि टीचर जो मेहनत करते हैं वो इसलिए कि तुम अच्छा करो। अब मेहनत के फल के रूप में ये नंबर मिले कि 2 नंबर 4 नंबर, तो बड़ा मन दुखी हो जाता है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करोगे। सुन रहे हो सब लोग? क्या सब लोग सुन पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 2 नंबर 4 नंबर आया ठीक नहीं होगा। 2 नंबर पाए हैं, ताज्जुब लगता है कि 2 नंबर 4 नंबर तो मैक्सिमम की 4 है। मैंने अभी ई की कॉपी देखी है और एफ का नहीं। एफ वाले स्टूडेंट क्या किए ये मुझे अभी पता नहीं, देखने के बाद पता चला। ई वालों ने तो मतलब हद से ज्यादा मुझे दुखी किया, और वही एच और जी वाले इतना अच्छा किए कि मैक्सिमम को 10 मिला, क्योंकि वे नए बच्चे हैं। उन्हें तो लगा कि खूब अच्छे से मन से पढ़ना चाहिए। तुम लोग पुराने हो, तुम लोग तो सोचे कि बस नंबर तो यूं ही मिल जाता, मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। इस बार देखिएगा, यहाँ देखो पाठ में कई विशेषण शब्द आए हैं। आप बताइए कि वे किसकी विशेषताएं बता रहे हैं? गरीब किसकी विशेषता बता रहे हैं? चरवाहा। 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 सूखी सूखी, रोटी। रोटी। भ्रष्ट, अधिकारी। अधिकारी।
बुद्धिमान, अधिकारी, ईमानदार, दारा, जटिल। समस्या, समस्याएं, यहाँ देखिए भाषा की बात में पहला, दूसरा, तीसरा तीनों अपनी बुक में बना लोगे। क्या समझ पा रहे हो? यस मैम। यस मैम, में बना के रखोगे और जब तुमसे मांगा जाए जब भी तो तुम मुझे दिखा सको, वैसा करके रखो। एकदम कंप्लीट। इसको कॉपी में नहीं बनाओगे। कॉपी में बनाने के लिए तुम लोग को प्रश्न के उत्तर, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर जो दिया गया था पहले, शब्दार्थ, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर और अनुमान और कल्पना लिख लेना। अनुमान और कल्पना। और उसके बाद शिक्षा। शिक्षा शिक्षा लिखना। इसमें इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति बिल्कुल एक समान होते हैं। ये उस संदर्भ में कहा जा रहा है कि जब दारा को लोगों ने समझा दिया कि चरवाहा है और जो है ये यहाँ तक कैसे पहुंचा, तो अपनी बुद्धिमानी से कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। तो हमें सबको एक समान समझना चाहिए और अपने असली दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें कैसा भी पद प्राप्त हो जाए, यह हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन हमें अपने उन पुराने दिनों को याद रखना चाहिए जिन पुराने दिनों में हम ऐसे नहीं थे। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो यही हमारा असली धन है। हमें अपने ऊपर अहंकार नहीं उत्पन्न करना चाहिए। अहंकार से हमें गिर नहीं जाना चाहिए। पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ये तो खुशी की बात है, मगर अहंकार कभी भी अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। अपने पुराने समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यही शिक्षा में 3 से 4 लाइन में आप शिक्षा अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है? शिक्षा लेकर इसका समापन करेंगे। आप पाठ 3 पढ़ जाएंगे तो आप लोगों को उस दिन पढ़ाया गया था। आगे का भाग अब होगा, मंडे ही होगा, तो कल तो आपका नहीं, फ्राइडे है, तो फ्राइडे तुम लोगों का ज्ञान सागर ही करवा दें। तुम लोग ज्ञान सागर पढ़ना यस मैम। फ्राइडे। यस मैम। लेसन 3 कंप्लीट करवा देते हैं फ्राइडे को। ठीक है? यस मैम। और थोड़ी Yes. देर में 10 मिनट में तुम लोगों का थोड़ा अभ्यास में भी बता दिया जाएगा। लेसन 3 तो अभ्यास में हो चुका है, कंप्लीट कर चुके हो, नहीं किया हो तो कर लेना। अच्छा, यहाँ देखिए, क्या आपको घर में, विद्यालय में किसी से ईर्ष्या होती है और क्यों? अगर ईर्ष्या होती है तो भी आप ईमानदारी से बताएंगे, सोचेंगे, जीवन मूल्य है ये कि ईर्ष्या होती है क्योंकि मैं उसे अपने से बेहतर पाता हूँ, मगर ईर्ष्या करना गलत बात है। इसके समान मैं बन जाऊँ ये तो खुशी की बात है, मगर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करना उचित है या अनुचित और क्यों? तो ईर्ष्या करना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि ईर्ष्या से हमें चिंता होती है और चिंता से हम बीमार पड़ जाते हैं। हमें खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, परंतु ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए हमें यह करना चाहिए कि हम कैसे तरक्की करें, उसके विषय में सोचना चाहिए। दूसरे कैसे हमसे नीचे हो जाएं, इसके विषय में कभी नहीं सोचना चाहिए। दूसरे तरक्की कर रहे हैं यह तो खुशी की बात है, लेकिन साथ साथ हम लोग भी तरक्की करें, मैं भी तरक्की करूं, आगे बढ़ूं, उस विषय पर हमें हमेशा सोचना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरों का भी भला हो। अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, नकारात्मक सोच कभी नहीं रखनी चाहिए। आप अपने पास मित्रों और संबंधियों द्वारा भेंट की गई किन वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं, ये तो बस आपके सोचने के लिए है। अब यदि बारिश का पानी गली में भर जाए, इस पर भी हमें चर्चा करनी है। यदि बारिश का पानी गली में भर जाए तो हमें उस पानी में नहीं निकलना चाहिए। यथासंभव जहाँ तक कोशिश हो हमें अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए और पानी निकलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पानी निकालना आपके वश में है नहीं, तो आपको उस पानी से बच जाना चाहिए। जैसे कोरोना को भगाना आपके वश में नहीं है, लेकिन आपको बच के घर में जाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि अगर उस गंदे पानी में आप निकलेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे।
तो यथासंभव इसलिए कहा जाता है 100% आप घर में नहीं रह सकते हैं, हो सकता है जरूरत हो तो आपको जाना पड़े, मगर कम निकले। यदि पड़ोसी देर रात तक तेज आवाज में संगीत बजाएं, वैसे तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए देर रात तक संगीत ना बजे, लेकिन यदि हमारे पड़ोसी देर रात तक संगीत बजाते हैं तो हमें बहुत ही विनम्रता पूर्वक जाकर उनसे प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि आप इतनी तेज आवाज में संगीत ना बजाएं, क्योंकि हमारी नींद जो है नींद में बाधा आती है। ठीक है, ठीक है, ये सब चर्चा करने के लिए है और इसके उत्तर आपको पता होने चाहिए। तो ये पार्ट 3 के आप लोग लिख लेंगे, आपके होमवर्क में मिलेगा। और अच्छे पड़ोसी के गुण हम लोग पढ़े हुए थे यहाँ तक। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। साथ ही साथ महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। हम पुरुष कचरा धोने फेंकने में लगे रहे और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने लगा। क्या आपको याद है? यस मैम। हाँ, यस मैम। पेज नंबर 13 पेज नंबर पे अच्छे पड़ोसी के गुण आपको बताया गया था। व्यंग्यात्मक पाठ है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर व्यंग्य कर करके बोला करते हैं और बहुत अधिक चिढ़े हुए रहते हैं। अपनी चिढ़ के कारण वे उत्पटांग प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि दोनों परिवारों में कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं बन पाता है। वे अपने पुराने जूते चप्पल प्लास्टिक के थैली इत्यादि जाके पड़ोसी के घर रखाते हैं और पड़ोसी भी अपने पड़ोसी के घर, और दोनों किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लेकर कोसते रहते हैं और दोनों ही पड़ोसी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो इस तरह का व्यवहार आपस में अच्छा नहीं होता। दोनों पड़ोसी तो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, पुरुष वर्ग में ऐसा कुछ चल रहा है और महिलाओं में लेन देन प्रारंभ हो गया। साड़ियाँ साड़ियों का, शॉल का, प्याज, चाय पत्ती इत्यादि लोग लेन देन करने लगे, तो उनमें इस तरह का व्यवहार बन गया। ठीक है, अब ये पुरुष वर्ग जो है, दोनों घर के पुरुष वो चकरा जाते हैं कि हम लोग तो पूरा कचरा फेंकने में लगे रहे और यहाँ तो साड़ी गजरे का लेन देन भी शुरू हो गया। यहाँ तक आप पढ़े थे, आपको बहुत अच्छी तरह से याद है बेटा? यस मैम। चलिए अब आइए हम लोग अगला पैराग्राफ पे चलते हैं। शॉल तो समझ में आता है, पर यह कूश क्या बला है? अब कूश क्या चीज है ये आप समझिए। हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को शॉल खुद पहुंचाने के वादे के साथ विदा किया और अंतर्ध्यान हो गई, यानी वहां से हट गई। जब शॉल मांगने आई तो उसने क्या कहा कि ठीक है, मैं शॉल को तुम्हारे घर ही पहुंचा दूंगी। अच्छा, अब आई तो उनके हाथ में एक मटमैला सा गरम कपड़े का टुकड़ा था। ठीक है, गरम का एक कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर संतरास का भाव था, यानी भय का भाव। वो बहुत भयभीत हो गई थी। भयभीत का कारण आप जानिए कि क्या था। पता लगा कि पड़ोसन से उधार लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे। पड़ोसन से मांग करके तो लाई, लेकिन उस पर चटनी के दाग लग गए, इसलिए उन्होंने उनकी पुत्री को शॉल नहीं दिया, कहा कि मैं खुद पहुंचा दूंगी। अब उसे जो है पुरुष को, उस घर के पुरुष को यानी अपने पति को उन्होंने ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया। और वह तो पूछ का था, पहाड़ी भेड़ के ऊन से बना हुआ पूछ का ऊन होता, पूछ होता है, जिससे कि शॉल बनता है, गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। तो अब क्योंकि जितनी महंगी चीजें होती है उसके रखाव में उतना ही अधिक पैसा लगता है, तो उसकी धुलाई में भी बहुत अधिक पैसे लगने वाले थे। यानी उसकी सफाई में 150 की चोट लगी, यानी 150 रुपए में धुल कर आया। और आज भी वो जो पुरुष उस घर के थे वो इतना ही जानते थे कि सिर्फ गर्म कपड़े का एक ऐसा टुकड़ा है कि उसकी धुलाई में जेब कटती है। यानी व्यंग करके कहा गया कि खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आ जाती है, नाक कट जाए, कान कट जाए।
और जुलाई में तो सिर्फ ये भी करती है, अगर खरीदारी हो तो नाक कान तक कट जाए, यानी कि बहुत यहाँ पर भी व्यंग किया गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। अच्छा, पड़ोसन को पूछ पर दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया, किसी न किसी प्रकार पड़ोसन को ज्ञात हो गया और उन्होंने पूछ दागी करने